बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और हमारे पास जो टॉपिक है ये तीसरी डिफिनेशन है रिवर्सिबल रिएक्शंस। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसको एग्जांपल के ज़रिए जो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन हमारे पास एक रिएक्टेंट्स है, साथ में हमारे पास आयोडीन भी एक रिएक्टेंट्स है। अब ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट्स है। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट्स जो है दोबारा क्या होते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। दोबारा जैसे ये डीकम्पोज होते हैं अपने रिएक्टेंट्स के अंदर, तो इस सारी बात को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड की जैसे हमने डीकम्पोजिशन की, हमें हाइड्रोजन हासिल हुआ, साथ में हमें आयोडीन भी हासिल हुई। आप यहाँ पे एक फ्लास्क के अंदर देख सकते हैं कि हमने हाइड्रोजन को डाल दिया, साथ में हमने आयोडीन को भी डाल दिया। जैसे हमने इसे हीट अप किया, हीट अप करने के बाद जो आयोडीन का पर्पल कलर है, आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो हाइड्रोजन के कलर के अंदर जो है वो मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास कलरलेस है, सो इसलिए ये कलरलेस होने की वजह से जैसे हम इस फ्लास्क को हीट अप करते हैं तो आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन के अंदर मिक्स हो जाती है। कुछ टाइम के बाद आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सो आयोडीन के पर्पल कलर के ख़त्म होने की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है हमारे पास बेसिकली एक प्रोडक्ट्स है और हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे पास रिएक्टेंट थे। अब हम जैसे दोबारा इसी प्रोडक्ट्स को हीट अप करेंगे, तो हीट अप करने के बाद ये दोबारा जो है अपने रिएक्टेंट्स के अंदर टूट जाएगा। जैसे ये रिएक्टेंट्स के अंदर टूटेगा तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन भी हासिल हो जाएगी, यहाँ से हमें आयोडीन भी हासिल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा हासिल होगी तो उस वक्त आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो दोबारा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में हमारे पास जो हाइड्रोजन कलरलेस है, इसका भी जो कोई भी कलर नहीं है, ये अपनी पहले वाली हालत में आ जाती है। तो उस वक्त एक ऐसी कंडीशन भी आती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस के। जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस के, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है। अब इक्विलिब्रियम्स क्या होती है बच्चे, मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक झूला है, ठीक है। एक झूले की एक कोने पे एक बच्चा बैठता है, दूसरे कोने पे दूसरा बच्चा बैठता है। अगर इन दोनों बच्चों का जो वज़न है वो इक्वल हो जाएगा और हमारे पास झूला जो है वो तवाज़ुन हालत में आ जाएगा, तो इस तवाज़ुन हालत को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसे इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शंस की क्या खसूसियात होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, और रिवर्स रिएक्शंस की क्या खसूसियात होती हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इस तरह का आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डबल एरो है जिसकी वजह से हम इनको क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं। अब फॉरवर्ड रिएक्शंस की पहली खसूसियात ये है कि ये सारे के सारे जितने भी रिएक्शंस होंगे जिनको हम फॉरवर्ड रिएक्शंस का नाम देंगे, ये लेफ़्ट टू राइट साइड यानी उल्टे से सीधी साइड की तरफ क्या करेंगे, जाएंगे। फिर शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तेज़ होगा और उस वक्त जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होगा तो उस वक्त रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बिल्कुल कम होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे पास रिवर्स रिएक्शंस की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि इसकी पहली खसूसियात हमारे पास ये है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस ये राइट टू लेफ़्ट साइड पे आते हैं, यानी सीधी से उल्टी साइड के सामने में वाक़ होते हैं। शुरू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो तेज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब इनको हम देख लेते हैं, एक डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली पॉइंट जो है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये वाला पॉइंट हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। अब जैसे शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास तेज़ है और शुरू में हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो है। जो वक्त गुजरता जा रहा है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होता जा रहा है
और जो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम पे वो कायम हो जाता है बच्चे। याद रखना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो इक्वल हों लेकिन अपोजिट सामत में हों, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम क्या होता है, कायम हो जाता है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल भी दी है कैल्शियम कार्बोनेट की, कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज करते हैं तो उस वक्त हमें कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी क्या होती है, हासिल होती है। अब हमने एक फ्लास्क के अंदर लिए है, ऐसी फ्लास्क जिसका माउथ जो था वो ओपन था, उसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, उसे हीट अप किया। ठीक है, अब जैसे हमने इसे हीट अप करना स्टार्ट किया, हीट अप स्टार्ट करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट अपने रिएक्टेंट्स के अंदर टूटा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे माहौल के अंदर खारिज हो गई है। इसी तरह एक और फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को डालेंगे, फिर जैसे हम उसे हीट अप करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये ऐसी फ्लास्क होगी जिसका माउथ जो है वो बंद होगा, तो उसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर माहौल के अंदर नहीं जा सकेगी। फिर ही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा अपने कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन होकर फिर ये क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। अब हम लास्ट में देखते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम्स क्या होती हैं। तवाज़ुन की हालत को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। हमारे पास इक्विलिब्रियम दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी होती है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है इसे हम कहते हैं ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शंस रुका हुआ हो या रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गए हों। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, हमारे पास एक एग्जांपल थी घर की। अब इस एक घर के ऊपर जैसे चारों तरफ से आप देख रहे हैं फोर्सेस जो हैं वो लगाई जा रही हैं। ठीक है, इन्हीं फोर्सों की वजह से एक फोर्स यहाँ से लगाई जा रही है, एक फोर्स यहाँ से, दूसरी फोर्स यहाँ से, तीसरी फोर्स है यहाँ से लगाई जा रही है। ये सारी फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के साथ खुद को कैंसिल कर लेती हैं और हमारा घर जो है, हमारा होम जो है वो एक ही जगह पे क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब हमारे पास है डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यू या जारी। ऐसे रिएक्शन जो हमेशा जारी रहते हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं लेते, जो कभी भी ख़त्म या मुकम्मल नहीं होते, उनको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। अब देखिए हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये नाम से दे रहे हैं रिवर्सिबल हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, प्रोडक्ट्स के टूटने से रिएक्टेंट्स बनते हैं, रिएक्टेंट्स के मिलने से फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस तरह का ये सिलसिला इनका जारी रहता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनके बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।